Okay, so in last class we have seen names of oxy acid, as well as we have seen some names of, let's say, anions. And I have told you if the us acid is given, then it is going to form ite, and ic acid is given, then it is going to form ate, anion. So let's say if I am going to give you calcium phosphate, the name is calcium phosphate. What is the name? What is the formula? Jaldi se batao, calcium phosphate. Sodium pyrosulfate. ठीक है भाई, जल्दी जल्दी बताओ फास्ट. तो कैल्शियम फॉस्फेट में आपको याद रखना है, कैल्शियम इज Ca which is 2 plus, phosphate is PO4 3 minus, so 2 3 cross multiplication, answer Ca3 PO4 whole twice. Sodium pyrosulfate is S2O7 2 minus, sodium Na plus 1 2, तो Na2S2O7. ठीक है, तो इस तरह से कुछ नाम आपको दिए जाएंगे तो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. अब इसमें कुछ थोड़ा सा और समझते हैं. लेट्स से अभी जो है हमने क्या बताया था आपको, कुछ एसिड्स में एक्सेप्शन है, जैसे है ना, सम एक्सेप्शंस. एक्सेप्शंस क्या है कि जैसे H3PO4 है, उसमें से आप H प्लस निकालोगे, है ना. इफ यू आर रिमूविंग H प्लस, then it is going to form H2PO4 minus. If you are further going to remove H plus, it is going to form HPO4 2 minus. And if you are going to further remove H plus, that is going to form PO4 3 minus. ठीक है, yes आएगा. If we are going to see by structure wise, so HPO4 structure is like this, H3PO4, sorry, and we are removing 1 H plus, so it is going to form like this. And continuously you are losing, let's say we are removing 1 electron, so it is forming like this. So you can see it is having 2 minus, you know, 2 negative hai, HPO4 negative, and then it is going to be like this. ठीक है, तो इनके नाम क्या क्या हो गए. ये है आपका फॉस्फोरिक एसिड, इसका नाम है डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट. 2 हाइड्रोजन है ना, जैसे मैंने आपको HS माइनस में बताया था, हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते थे, हाइड्रोजन इज गोइंग टू कम, तो उसको बोल रहे हैं डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट. ये क्या हो गया, हाइड्रोजन फॉस्फेट. और इसको क्या बोलेंगे, फॉस्फेट. जितने हाइड्रोजन है उतने लिख देंगे. ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड से 2 हाइड्रोजन है तो डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट, हाइड्रोजन फॉस्फेट एंड फॉस्फेट.
सिमिलरली अगर हम लें H3PO3, H3PO3 से PO3 3 माइनस नहीं बन सकता। मतलब ये अगर यहाँ पे लिखा हो फॉस्फोरस एसिड, तो अगर कहीं पे लिखा है फॉस्फाइड आयन, है ना, तो ये नहीं होगा PO3 माइनस। मतलब अगर किसी ने बोला होता कैल्शियम है ना, फाइंड फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड, फॉस्फेट नहीं, कैल्शियम फॉस्फाइड, तो ये फॉर्मूला बिल्कुल नहीं होता। क्या? Ca2PO3, सॉरी Ca3PO3 होल टू आई, जैसे आपने Ca है ना कैल्शियम फॉस्फेट लिखा, ये गलत हो जाता। मेरी बात आ रही समझ में? क्योंकि PO3 3 माइनस फॉस्फाइड आयन नहीं होता है। आप बिल्कुल नहीं लिखते Ca2 प्लस PO3 3 माइनस। अगर आपने ऐसा लिखा होता तो आपका आंसर है ना Ca3PO3 3 माइनस 2 होल ट्वाइस, ये गलत हो जाता। दिस इज रॉन्ग, है ना, मैं गलत बता रहा हूँ, है ना, गलत है ना, क्रॉस क्रॉस लिख रहा हूँ, सब गलत है। तीन बात आ रही समझ में? फॉस्फाइड आयन एग्जिस्ट करता है बट उसका फॉर्मूला PO3 3 माइनस नहीं है। क्या है उसका फॉर्मूला? तो लेट्स सी। तो वहां बात लिखी हुई है, किसी को ये बात पता है वैसे? अच्छा, एनीवन अंडरस्टैंड दैट? ये पता था पहले से? कोई है? कोई मुझे बताएगा PO3 3 माइनस क्यों नहीं बनेगा? केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा नंबर किसके आए इस बार? एक तो मेरे पास मार्क्स लिस्ट नहीं है। अच्छा, किसके 90 से ऊपर मार्क्स आए? है कोई 100 में से 90 से ऊपर मार्क्स? हाँ ना, कुछ तो बोलो। नहीं है? अच्छा, 80 से ऊपर, जिसके लास्ट में लास्ट टेस्ट में 80 से ऊपर। अर्नब, पता है ये बात? अच्छा, कितने लोगों को अच्छा ये बात पता है? ये पता होगा शायद, एक आध को किसी को बताओ कि जैसे H3PO4 3 हाइड्रोजन दे सकता है, सिमिलरली, है ना, क्या? सिमिलरली नहीं बोलना चाहिए, ऑन द कॉन्ट्रेरी H3PO3 3 हाइड्रोजन नहीं दे सकता। ये बात किसको पता है? इट ओनली गिव्स 2 हाइड्रोजन। यस, तो ये क्या करता है अब इसका जो है ना, यस यस मैंने बताया था, लेकिन अब यहाँ देखते हैं। तो H3PO3 का स्ट्रक्चर, इसमें हिंट है H3PO3 के स्ट्रक्चर में। मतलब जितने हाइड्रोजन यहाँ लगे लिखे हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे हाइड्रोजन दे देगा। आपको देखने पड़ेंगे OH बॉन्ड कितने हैं। इसका स्ट्रक्चर आता है ऐसा, ऐसा स्ट्रक्चर आता है इस तरह से। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा? ये एक H प्लस लूज करेगा लेट से, बनाएगा H2PO4 3 माइनस, सॉरी H2PO3 माइनस, फिर एक H प्लस लूज करेगा HPO3 2 माइनस, बस इतना ही बनेगा। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? बस, ये बॉन्ड नहीं टूटता है। ठीक है, कौन सा बॉन्ड टूटता है? OH बॉन्ड। ये बॉन्ड थोड़ा स्ट्रांग है,
है ना। फॉस्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड इतनी आसानी से ऐसे पानी में नहीं टूटेगा। अब इसके पीछे की कहानी क्या है, पानी में क्यों नहीं टूटेगा? जैसे मैं बोलूं CH4, CH4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, क्या ये पानी में टूट जाएगा? नहीं टूटता है ना। CH4 ऐसा तो है नहीं है ना, ये H प्लस दे दे और ये CH3 माइनस बन जाए, राइट? नहीं टूटता है, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस इतना कम है कि पोलराइजेशन है ना, नेट पोलराइजेशन नहीं आता, एंड वाटर कैन नॉट पुल द इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली ओवर हियर फॉस्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस कम है, होल्स नहीं बनेंगे, वाटर कैन नॉट पुल। ठीक है, तो इसीलिए OH बॉन्ड देखते हैं। OH बॉन्ड में ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, पोलराइजेशन होगा डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, वाटर इज गोइंग टू लेट्स से ब्रेक दिस बॉन्ड, खींचना चालू करेगा वाटर, रस्सी वाला जो गेम होता है ना वैसे ही, कुछ इधर वाले खींचेंगे कुछ इधर खींचेंगे, टूट जाएगा। ये पोल्स होना जरूरी है वाटर को अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, उसको इस तरह से बोल सकते हैं सॉल्युबिलिटी कॉन्सेप्ट, कि वाटर अगर उनको तोड़ रहा है, कोई भी चीज टूट गई तो फिर क्या हो गई, वो सॉल्युबल हो गई। एनीवे, तो ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, इसीलिए इसमें कितनी है इसकी, इसको बोलते हैं बैलेंसी फैक्टर, या फिर इसको बोलते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड। क्या बोलते हैं? बेसिसिटी of H3PO3 equals to 2, that is nothing but valency factor. तो यहाँ पे इसका बैलेंसी फैक्टर 2 है, मतलब 2 हाइड्रोजन देगा। बैलेंसी फैक्टर ऑफ H3PO3 मतलब नंबर ऑफ H प्लस आयन, है ना, गिवन बाय वन एसिड मॉलिक्यूल, गिवन बाय a number of H plus ion given by one molecule of acid, that is basicity. बेसिसिटी टर्म सुना है पहले? बेसिसिटी पता नहीं है ना, तुम्हारा 10th पूरा का पूरा ऑनलाइन में गया है, राइट? तो आई डोंट नो, अगर ये टर्म सुना है तो इसका मतलब ये होता है बेसिसिटी ऑफ एसिड इज नंबर ऑफ H प्लस आयन गिवन बाय एनी एसिड। ठीक है, हाँ हाँ, इसीलिए पूछ ले रहा हूँ मैं भाई, जहाँ नहीं समझ में आया पूछते, इसीलिए मैं ज्यादा बार बोलता रहता हूँ कि पूछते जाओ। ठीक है, मुझे क्या पता कितना पढ़ाया तुमने ना। इट इज डाई बेसिक, राइट? तो इसको ये भी बोल सकते हैं इट इज डाई बेसिक, बेसिसिटी 2 मतलब डाई बेसिक। इसका नाम समझते हैं, तो ये है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस ये है हाइड्रोजन फॉस्फाइड, जितने हाइड्रोजन निकल सकते हैं उन्हीं की बात हो रही है, हाइड्रोजन फॉस्फाइड। और ये होता है फॉस्फाइड आयन। तो अगर किसी ने बोला कैल्शियम फॉस्फाइड, तो फॉर्मूला हो गया Ca2 प्लस HPO3 2 minus from, and then that's why you can write Ca2 HPO3 whole twice, or you can say CaHPO3। कई बार पूछा गया है, एक बार शायद पूछा गया था नेमिंग में, और इसमें कई लोग गलतियां करते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा भी हो सकता है। इसी तरह से अगर मैं H3PO2 लूंगा, H3PO2 ये क्या है? मोनो बेसिक है, केवल एक H प्लस देता है, H2PO2 माइनस। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है? POOH H H, ये एक H प्लस देगा तो ये क्या बनाएगा? POO माइनस H H। ये क्या है? हाइपोफॉस्फोरस एसिड। और ये क्या हो गया? हाइपोफॉस्फाइड। तो किसी ने बोला बताओ फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइपोफॉस्फाइड, कैल्शियम हाइपोफॉस्फाइड फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Ca2 प्लस H2PO2 माइनस ये 2 ये 1,
तो CaH2PO2 होल ट्वाइस। फिर कहीं पे लिखा है सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, तो ये क्या हो जाएगा Na प्लस H2PO2 माइनस, और यहाँ 1 यहाँ 1, ओके, सो यू कैन डायरेक्टली राइट NaH2PO2। कंफ्यूज तो नहीं हो गए? अब देखो इसमें कंफ्यूजन कहाँ होता है। अभी तो मैंने नाम से लिखा है, लेट्स से मैंने ऐसे लिखा है Na2HPO4, फिर मैंने लिखा है Na2HPO3, मैंने लिखा है NaH2PO2, ऐसे घुमा के लिख दिया मैंने, और यहाँ पे लिखा है लेट्स से NaH2PO4। Now these all are very similar to each other, है ना, ये सब एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर सिमिलर लग रहे हैं, दिख रहे हैं कि नहीं? तो पहला काम क्या है, जब भी कभी, अभी तक हमने क्या किया था, उल्टा किया था, हमें सोडियम पता था, ये पता था, नाम पता था, और हमें लिखना है फॉर्मूला, तो हम क्या करते थे, ऐसे कर लेते थे, है ना, सोडियम का मतलब ये है, हाइपोफॉस्फेट का मतलब ये है, इनकी वैलेंसी लिखी, फॉर्मूला लिख दिया। उल्टा फॉर्मूला दे रखा है, इसका नाम लिखना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन्हें आयंस में तोड़ो, सबसे पहले तोड़ दो आयंस में, Na प्लस, ठीक है, फिर ये H2PO4 माइनस, आ गया, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? जो भी एनायन बना उसको एसिड बनाओ, सबसे पहले काम है इसको एसिड बनाओ, तो H प्लस जोड़ो, क्योंकि एकदम से कई बार क्लिक नहीं होगा कि H2PO4 माइनस क्या है, तो पहले इसको एसिड बना लिया। अब पता चल गया ये फॉस्फोरिक एसिड है, तो आपको पता चल गया एक एसिड है, इसका मतलब ये फॉस्फेट बनेगा, तो क्या है, डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, है ना, समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं? और ये सोडियम, अब हो गया फॉर्मूला सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, क्लियर है? तो जैसे ही इसको तोड़ेंगे तो इसको कैसे बनेगा, अभी तो वैसे बनाया, यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन आपको ऐसे तोड़ना है। जैसे ही आपको ये समझ में आया, आपको समझ में आया कि इसमें कितने H प्लस जोड़ने हैं, एक, क्योंकि एक माइनस है, तो H3PO2, जैसे ही H3PO2 आया, आपको इसका नाम पता है, इससे इसका नाम पता है, एंड देन यू कैन राइट द नेम ऑफ कंपाउंड। क्लियर है ये बात? कितने लोगों को ये बात में दिक्कत है, कोई है जिसको नहीं समझ में आया? ये पॉइंट समझ गए जो मैं यहाँ क्लियर करना चाह रहा था, कि भाई देखो ऐसे कई बार कंफ्यूजन होता है ना, ये कौन सा कंपाउंड है, राइट, तो याद तो हमेशा रहेगा नहीं एक एक, है ना, फॉर्मूला, राइट, थोड़ा टाइम लगेगा इन सब चीजों में, क्योंकि देखे भी नहीं है इतने सारे फॉर्मूले। तो क्या करना है, पहले आयंस में तोड़ो, आयन से एसिड बनाओ, एसिड का नाम लिखो, फिर आयन का नाम लिखो, फिर नाम आ जाएगा। और यहाँ वाली ये बात तो आप सीख ही चुके हुए हैं ना, यहाँ पे अगर नाम दे रखा है, फॉर्मूला लिखना है, तो पहले आप इनके, है ना, सोडियम से ये लिख लो हाइपोफॉस्फाइड, समझ में आ जाएगा ये क्या होगा। नहीं आए तो आइट देख लो, यहाँ पे आइट, अगर मान लो अगर रियलाइज नहीं हो रहा है, आइट मतलब अस एसिड होगा, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, एंड देन यू कैन मेक द लेट्स से एनाइन। तो वाइज मतलब ऐसे आपको थोड़ा अप्रोच अपनी रखनी पड़ेगी, ठीक है, चलो इसको लिख लो। क्लियर है ये इतना, राइट, कोई डाउट यहाँ पे?
ठीक है। ठीक है, तो बस इतना ही, इसमें इतना ही है। अगर आपको जितने भी एसिड आप देखोगे उसमें बस यही आपको बातें याद रखनी है। नेमिंग में नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड बता दिया था आपको, एनाइन बता दिया, पायरो मेटा बता दिया है ना, मेटा एल्यूमिनेट मेटा फॉस्फेट ऐसा कुछ भी आएगा तो आप कर लोगे। ठीक है, तो लेट्स से मेटा फॉस्फेट पे भी एक बात कर लेते हैं। तो मेटा लेट्स से फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है, HPO3। तो ये क्या बनाएगा, PO3 माइनस, तो ये क्या है, मेटा फॉस्फोरिक एसिड, राइट। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इतनी में होता है, अलग अलग में, ठीक है, क्योंकि इसमें फॉस्फोरस के कई सारे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मेटाफॉस्फेट। अब मैंने लिखा है, अगर मान लो क्वेश्चन है सोडियम मेटाफॉस्फेट, राइट। तो अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप गलतियां कर सकते हो। तो ये क्या बनेगा, Na+Na+PO3, ये सोडियम मेटाफॉस्फेट है अगेन, राइट। ये जो है आपको पहले ही बताया था, ये डाइमर ट्राइमर में एग्जिस्ट करता है, डाइमर में एग्जिस्ट करता है। तो ये ऐसे जनरली मोनोफॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करता है। तो इसमें कभी कभी ऐसे 6 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। अगर मेटाफॉस्फेट लिखा है, Na+PO3 फॉर्मूला ही है। अगेन मैंने आपको बताया कि HPO3 मोनोमर में एग्जिस्ट नहीं करता है, स्टेबल नहीं है, डाइमर ट्राइमर बनाता है, इसलिए फिर इसका हेक्सा फेमस है, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट है ना, होल 6 कर देंगे। अच्छा, एसिडिक एसिड के बारे में बात कर लेते हैं। अब यही जो अभी एक क्वेश्चन आया है, वेरी गुड, मैं इसको शायद बताने ही वाला था, देन आई फॉरगेट। देखो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फॉस्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं टूटता, राइट। अगर कहीं पे जैसे लिखा है एसिटिक एसिड, इट्स यू नो दैट अगर आप स्ट्रक्चरल वाइज लिखें तो आप ऐसे लिख दोगे, है ना, लेकिन अगर किसी को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है तो क्या लिखेगा, H2H4O2, राइट, दिस इज द फॉर्मूला। नाउ व्हाइल लुकिंग एट इट यू माइट बी थिंकिंग कि सर इसमें तो 4 हाइड्रोजन है, चारों निकल जानी चाहिए, right, but again you have to see the how many OH bonds are there, how many OH bonds are there. If you are going to draw, let's say CH3, then you know these carbon hydrogen bonds are not going to break. Which is going to break, OH bond is going to break. तो बताओ कितने हाइड्रोजन देगा ये, एक हाइड्रोजन देगा, then it is mono basic acid. क्लियर है। तो ये जो बात हम यहाँ समझा रहे थे, तो आप यहाँ पे भी रिलेट कर सकते हो कि फास्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, दीज आर नॉट गोइंग टू ब्रेक, वैलेंसी वेक्टर बॉन्ड, जो भी होगा इसको वैलेंसी वेक्टर बोलते हैं। अच्छा, मैंने आपको नॉर्मेलिटी, ये तो हो गई नेमिंग, यहाँ पे नेमिंग खत्म कर रहे हैं। एक और चीज जो रह गई है वो है नॉर्मेलिटी। हालांकि नॉर्मेलिटी आगे आएगी, इन मूल कॉन्सेप्ट में कुछ अलग अलग बुक्स में वो लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन उसी टाइम पढ़ा देते हैं, तो उसमें नॉर्मेलिटी वाला पार्ट भी आ जाता है। तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ, जल्दी जल्दी लिखो, है ना, और डाउन नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी। आज से हमें थोड़ा फास्ट भी चलना है। आपका केमिकल बॉन्डिंग आ रहा है नेक्स्ट एग्जाम में, और केमिकल बॉन्डिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और बड़ा भी है। अगर अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन ग्रास्प करनी पड़ेगी, स्ट्रक्चर बनाने देखने पड़ेंगे। डन हो गया, अभी ऊपर नहीं करेंगे, जिनको छूट गया है छोड़ दो, वीडियो लेक्चर देख लेना, आगे फोकस करते हैं। क्या बताने वाला था मैं, नॉर्मेलिटी।
नॉर्मेलिटी को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे आता है एक कॉन्सेप्ट दैट इज इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। क्या इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट? किसी को पता है ये बात, इक्विवेलेंट क्या होता है? एनीवन फेमिलियर विद दैट? तेजस पता है? तो जैसे मूल कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था वैसे ही क्या है, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है ना, इक्विवेलेंट। बट ये होता क्या है? तो जैसे अगर हम पहले के जमाने में जाएं तो पहले बार्टर सिस्टम चलता था, राइट? तब आप ये नहीं कहते थे कि 1 kg राइस इज इक्वल टू 1 kg वीट या 1 kg लेट्स से एनी पल्सेस, है ना? वी डोंट से दैट। वहां पे डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट चलता था। तो मोल इज लाइक राइट नाउ यू जस्ट अंडरस्टैंड 1 kg। मोल को क्या समझो, 1 kg। तो जैसे मोल कॉन्सेप्ट में क्या कह रहे हो ऋषिका? हाथ उठाओ तब तो समझ में आए। व्हाट डू यू वांट टू से? Sir, I was just saying that equivalent concept is gram equivalent weight, which is numerically equal to equal to mass in gram of a mole. जैसे give me some example what you are saying which is not very clear. let's say अगर मैं बोलूं H2SO4 तो क्या है इक्विवेलेंट वेट, क्या है, कितना होगा? Sir, the moles in it, right? It is in the chemical compound the weight of the mole, which is equivalent concept. नहीं, मोल अलग है, इक्विवेलेंट अलग है, वही इसीलिए समझा रहे हैं अभी। देखो यहाँ फोकस करो, ठीक है? चलो, बट आई थिंक यू हर्ड इट, अभी क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप, तो मैंने आपको बोला पहले जो बार्टर सिस्टम था उसमें 1 kg wheat is not equal to 1 kg rice or 1 kg let's say any pulses. There is supply and demand associated with it, and that is exactly happens in let's say chemical reaction. अभी हमने kg को मोल से रिलेट कर रखा है। जैसे मान लो मैं बोलूं मोल कॉन्सेप्ट के थ्रू, let's say if I am going to say H2SO4 plus 2 NaOH, then it is going to form Na2SO4 plus 2H2. Then it is stoichiometry is 1 2 1 2. Then we can say कि यहाँ पे एक मोल 2 मोल से रिएक्ट कर रहा है, मीन्स 1 मोल इज इक्वल्स टू 2 मोल, राइट? जब भी कभी एक मोल H2SO4 रिएक्ट करेगा ये 2 मोल के साथ रिएक्ट करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कितना बात समझ में आ रही है ना? तो एक तरह से पहले के जो बार्टर सिस्टम था उसमें हम ऐसे फिक्स कर सकते हैं कि भाई 1 kg राइस के लिए आपको 2 kg वीट देने पड़ेंगे। तो ये तो हो गया मोल सिस्टम, केजी में, है ना? राइट? कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखेंगे तो हमें पहले बैलेंस करनी पड़ेगी, स्टोइकियोमेट्री लिखनी पड़ेगी, एंड देन वी कैन से 1 इज गोइंग टू रिएक्ट विद 2, है ना? कहीं कहीं पे हो सकता है 3 आ जाए, है ना? H3PO4 3 NaOH, तो 1 इज गोइंग टू रिएक्ट विद 3। क्लियर है? अब मैंने क्या किया, मैंने कहा केजी में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैं पैकेट बनाऊंगा। मैं बोलूंगा एक पैकेट इक्वल्स टू 1। तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा भैया ये देखो ये एक पैकेट है वीट का, ये एक पैकेट है राइस का। आई डोंट लाइक लेट्स से आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट इज स्टोइकियोमेट्री, मुझे बस पैकेट से मतलब है। मैं कहूंगा एक पैकेट दूसरे एक पैकेट के बराबर है। अब इस एक पैकेट में 2 kg भी हो सकते हैं, 3 kg भी हो सकते हैं, 4 kg भी हो सकते हैं, बट इफ यू आर गोइंग टू सी इट यू विल सी कि इसमें एक ही, ये एक पैकेट है, ये एक पैकेट है। समझ में आया? तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट इज लाइक पैकेट, एक इक्वल टू वन थिंग, है ना? तो मैंने पैकेट बना दिए। आर यू फॉलोइंग माय पॉइंट? तो हमेशा क्या होगा, इक्विवेलेंट ऑफ वन species will always react with one equivalent of other species, always, है ना? हमें स्टोइकियोमेट्री से लेना ही नहीं है, हम बोलेंगे एक इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 will react with one equivalent of NaOH. एक पैकेट ऑफ H2SO4 will be equals to one equivalent of one packet of NaOH. NaOH में कितने मोल हैं वो हमें पता है कि 2 हैं कि 1 है, कितने हैं, बट वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन पैकेज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये समझ में आ रहा है? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो?
तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट इज लाइक पैकेट कॉन्सेप्ट, उसमें अंदर कितना है वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी हमें दिख रहा है एक पैकेट के बदले में एक पैकेट मिलेगा, राइट राइट। तो अब यहाँ पे समझते हैं, तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन लिखेंगे तो हमें इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखने की जरूरत ही नहीं है ना। डोंट हैव टू द बैलेंसिंग, वी विल से an equivalent of, so we can write equivalent concept क्या है, in any chemical reaction unbalanced, because we don't need to balance. In any chemical reaction, one equivalent of one reactant will react with one equivalent of other reactant and form one equivalent of product. सब कुछ वन वन है। तो जैसे एक एग्जांपल में लिख रहा हूँ, यही वाला H2SO4 वाला, H2SO4 plus NaOH is going to give you Na2SO4 plus 2H2O. So I will say one equivalent of H2SO4 will react with one equivalent of NaOH and form one equivalent of Na2SO4 and H2O. क्लियर है इतनी बात? 111, तो कहीं पे भी अगर मान लो जनरल फॉर्म लिखा जाए ना, let's say in general reaction A plus B gives C plus D, और ऐसे लिखा हो AA, बैलेंस भी रिएक्शन भी लिखी हो BB gives C plus CC plus DD, one equivalent of A reacts with one equivalent of B, है ना। one equivalent of A equals to one equivalent of B equals to one equivalent of C equals to one equivalent of D, कुछ भी। ये A plus B plus ये अनबैलेंस्ड लिखी हुई है, ये बैलेंस लिखी हुई है, बट डजंट मैटर, हमारे लिए कुछ मतलब नहीं है, चाहे बैलेंस लिखो चाहे अनबैलेंस लिखो, हमेशा यही होगा। वन इक्विवेलेंट ऑफ A इक्वल्स टू वन इक्विवेलेंट ऑफ B इक्वल्स टू वन इक्विवेलेंट ऑफ C इक्वल्स टू वन इक्विवेलेंट ऑफ D। अब क्या करेंगे, मान लो A के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे रखी है और C के बारे में पता करनी है, तो इनके बारे में इनके लिए हम फिर ये रिलेशन लगा देंगे A और C के बारे में, है ना। मान लो A के दे रखे हैं, C का पूछा गया है, तो लिखेंगे वन इक्विवेलेंट ऑफ A इक्वल्स टू वन इक्विवेलेंट ऑफ C और फिर फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, राइट। इस इक्वलिटी का साइन का मतलब पता है ना, मैथ्स में तो दो ही जगह लेफ्ट और राइट ही होता है, यहाँ तो पता नहीं कितने इक्वल लग गए, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका मतलब है किसी भी पॉइंट पे आप दो के बीच में आप रिलेशन लगा सकते हो, ए बी के बीच में लगा सकते हो, ए सी के बीच में लगा सकते हो, ए डी के बीच में लगा सकते हो, बी सी के बीच में लगा सकते हो, बी डी के बीच में, किन्हीं किन्हीं दो के लिए आप इक्वल टू का साइन लगा सकते हो। इसका मतलब ये है, ये हमेशा बराबर रहेंगे। क्लियर है। हम ये भी लिख सकते हैं, अगर वन इक्विवेलेंट होगा तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ए एंड हेंस number of equivalent of A is equals to number of equivalent of B equals to number of equivalent of C is equals to number of equivalent of D। तो मतलब अगर हमने बोला एक से रिएक्ट करेगा, तो अगर x होंगे तो x सब x होंगे, तो अगर हमें किसी के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पता चल जाए तो हमें दूसरी स्पीसीज के भी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पता चल जाएंगे, and this is called equivalent concept। It's called equivalent concept। मोल कॉन्सेप्ट क्या था? मोल कॉन्सेप्ट था नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ B, है ना। दैट इज मोल कॉन्सेप्ट, राइट।
ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, है ना, तो आप बैलेंस में मत ध्यान दो, ठीक है, मैंने 2 लिख दिया, कोई बात नहीं, हम कुछ भी लिख सकते हैं, है ना, हमें बैलेंसिंग से लेना देना ही नहीं, स्टोकियोमेट्री से लेना देना ही नहीं। अभी हमने पैकेट बना दिए, उसमें डाल दिया, जो भी जितने भी स्टोकियोमेट्री थे सब अंदर गए, अभी तो बस हमें पैकेट पता है कितने पैकेट्स हैं। अभी इक्विवेलेंट्स पे आ रहे हैं बेटा, अभी हमने फॉर्मूले नहीं बताया, अभी कॉन्सेप्ट बताया, है ना, थोड़ा वेट करो, बताते हैं। तो अभी हमें कितना इतना समझ में आया, कभी भी दो रिएक्टेंट आपस में कभी भी रिएक्ट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एक रिएक्टेंट जितना भी होगा उतने ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ अदर रिएक्टेंट होंगे और उतने ही प्रोडक्ट बनेंगे, है ना, फॉर कंप्लीट रिएक्शन। यहाँ पे अरे अभी आओ ईशान, वेट वेट ना, अभी समझा रहे हैं, बस केवल इतना समझ में आ गया, है ना, पैकेज बराबर रहेंगे, मतलब, है ना, कोई भी रिएक्शन होगी उसमें इक्विवेलेंट इज लाइक पैकेज, वो बराबर रहेंगे। अब वो किसके बराबर होंगे वो यहाँ देखते हैं। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, मतलब उसमें कितने मोल्स हैं का फॉर्मूला ये है कि मतलब उसमें कितने, उस एक पैकेट में कितने किलोग्राम है उसका फॉर्मूला है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल्स टू वैलेंसी फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल्स, वैलेंसी फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल्स। अब बात आती है कि बैलेंसी फैक्टर क्या होता है। बैलेंसी फैक्टर, कैलकुलेशन ऑफ बैलेंस फैक्टर, कैलकुलेशन ऑफ बैलेंस फैक्टर। ठीक है, तो फॉर एसिड, बैलेंस फैक्टर इज basicity, or you can say number of H plus ion given by one molecule। तो जैसे अगर मैं लिखूं एग्जांपल, एसिड बैलेंस फैक्टर, तो HCl का 1, CH3COOH का 1, है ना, if I am going to write H2SO4 उसका 2, if I am going to write H3PO4 तो 3, H3PO4 3, H3PO3 2, सॉरी H3PO3 H3PO3 एक्सेप्शन है 2, H3PO2 1, ये भी एक्सेप्शन है 1, H3BO3 अगर लिख दूं तो ये भी एक्सेप्शन है 1, मोनो बेसिक एसिड है ये। तो ये एक्सेप्शन मैंने स्टार मार दिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, वैलेंसी फैक्टर इज नथिंग बट नंबर ऑफ H प्लस आयन गिवन बाय वन मॉलिक्यूल। तो जितने H प्लस दिख रहे हैं वो सारे के सारे दिए नहीं जा रहे हैं, यू हैव टू रिमेम्बर। ये एसिड हो गया। बेस क्या हो गया, बेस वैलेंसी फैक्टर इज नंबर ऑफ OH माइनस आयन गिवन बाय वन मॉलिक्यूल। तो लेट्स एग्जांपल, बेस बैलेंस फैक्टर NaOH 1 के, है ना, COH होल ट्वाइस 2, ऐसे करके आप लिख सकते हो, है ना, इसमें एक्सेप्शंस नहीं है, जितने OH माइनस, हाँ, विच इज इक्वल्स टू एसिडिटी ऑफ, इस चीज को बोलते हैं एसिडिटी ऑफ बेस। अब कई बार क्या होता है ना, हम लोग कंफ्यूज बहुत होते थे कि बेस के लिए बोल रहे हैं एसिडिटी और एसिड के लिए बोल रहे हैं बेसिटी, इसका मतलब क्या है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एसिड का एक मॉलिक्यूल कितने बेस के मॉलिक्यूल को न्यूट्रलाइज करेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट ये था। ठीक है, एसिड का एक मॉलिक्यूल कितने बेस के मॉलिक्यूल को, तो अगर मान लो जितने H प्लस देगा उतने ही तो बेस OH माइनस न्यूट्रलाइज होंगे, H प्लस एंड OH माइनस फॉर्म्स H2O, तो जितने H प्लस देगा उतने बेस न्यूट्रलाइज होंगे, इसीलिए बेसिसिटी टर्म आया, और उल्टा बेस के लिए एसिडिटी टर्म आया।
ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, एसिड है तो बेसिसिटी बोल रहे हैं और बेस है तो एसिडिटी बोल रहे हैं, बट ठीक है समझ लो। एसिडिटी मतलब कितने OH माइनस आयन दे रहे हैं, बेसिसिटी मतलब कितने H प्लस आयन दे रहे हैं। तो हो गया एसिड बेस का। ठीक है, तो यस एसिडिटी फॉर बेस एंड बेसिसिटी फॉर एसिड। ठीक है, अब चलते हैं आगे। मोर और अभी मोर और इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। नंबर ऑफ H प्लस से है ना, नंबर बेसिसिटी अगर कहीं पे ज्यादा हो जाए, ऐसा नहीं है वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, ये भी बात ध्यान रखना है। H3PO4 इज नॉट स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो कहीं पे अगर ज्यादा हाइड्रोजन दे दिए जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो और स्ट्रॉन्गर एसिड हो जाए। क्लियर है ना? एसिडिटी, एसिडिक नेचर हम पढ़ चुके हैं पीछे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के हिसाब से कौन स्ट्रॉन्ग किससे ज्यादा होगा, है ना। ऑक्सी एसिड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड करता है, राइट, एंड ग्रुप पे भी डिपेंड करता है कि कौन से ग्रुप का है। क्लियर है? बट ये अभी आपको बस इतना समझना है, एसिडिटी मींस फॉर बेस, बेसिसिटी फॉर एसिड। ठीक है, अब समझते हैं सॉल्ट। सॉल्ट के लिए बैलेंस वेक्टर होता है टोटल चार्ज ड्यू टू आइदर कैटायन और एनायन। जैसे एग्जांपल लिखता हूं मैं, एग्जांपल इज कहीं पे लिखा Ca3PO4 वोल्ट वाइज, तो इसको ब्रेक कर लो तो ये हो जाएगा 3Ca2 प्लस और ये हो जाएगा 2PO4 3 माइनस। तो चार्ज कितना हो जाएगा, बैलेंस वेक्टर चार्ज हो जाएगा, टोटल चार्जेस 6, या तो इससे देख लो कैटायन से देख लो या एनायन से देख लो, तो बैलेंस वेक्टर हो गया 6। टोटल चार्ज ड्यू टू कैटायन 3 into 2 6, या फिर एनायन 2 into 3 6, सॉल्ट का हो जाता है। इसी तरह से आयन का अगर मान लो लिखना हो, चार्ज है ना, बैलेंस वेक्टर इज नथिंग बट चार्ज ऑफ एनी आयन। ठीक है, चार्ज ऑफ एनी आयन, तो जैसे अगर कहीं पे लिखा हो NO3 माइनस, तो इसका बैलेंस वेक्टर कितना हो गया 1। ऐसे सॉल्ट एंड आयन एटम, अगर कोई एटम रखा है, एलिमेंट दे रखा है एटम, तो उसमें बैलेंस वेक्टर हो जाता है बैलेंसी ऑफ हाँ बोलो सर, मुझे सॉल्ट का नहीं समझा। BF बैलेंस वेक्टर इज टोटल चार्ज। बताओ कैल्शियम, ये कैटायन के कारण टोटल चार्ज कितना हुआ, कैटायन है 3C है ना, तो मतलब Ca2 प्लस Ca2 प्लस Ca2 प्लस, कितना टोटल चार्ज हुआ 6। बस, बस इतना ही करना है। मतलब दोनों के लिए। अच्छा हाँ, यस, ओके अरे भाई सॉल्ट तो न्यूट्रल है ना, यस यस। जितना कैटायन के कारण चार्ज आएगा उतना एनायन के कारण आएगा। आयन पे क्या होता है, चार्ज ऑफ एनी आयन है ना, NO3 माइनस देख रहे हैं तो इसका, कोई एटम देख रहे हैं तो बैलेंस वेक्टर इज बैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, जितनी वैलेंसी होगी, जैसे ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है ना, तो बैलेंस वेक्टर से एग्जांपल, बैलेंस वेक्टर ऑफ ऑक्सीजन इज 2 ऐसे। ठीक है, अगर कहीं पे लिखा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करे, खुद रिड्यूस है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या मैं कई बार बता चुका हूं ये बात, ऑक्सीडाइज अदर एंड रिड्यूसेस इटसेल्फ। हालांकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाली बात हम कब पढ़ाएंगे, जब हम आपको रिडॉक्स पढ़ाएंगे। ठीक है, तो वो बाद में है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ बता दे रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीडाइज अदर रिड्यूसेस इटसेल्फ। तो इटसेल्फ को तो समझने के लिए है,
जब भी कभी कहीं कोई टर्म लिखा जाता है वो विद रेस्पेक्ट टू अदर लिखा जाता है, राइट। रिड्यूसेस इटसेल्फ मैं इसलिए लिखता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, बैठ जाए आपके दिमाग में, है ना, कंफ्यूजन ना बना रहे, राइट। इसका कोई मतलब नहीं है, इटसेल्फ पे क्या हो रहा है डजंट मैटर। जब भी कभी कोई टर्म बाहर समझाया जाएगा तो हमेशा विद रेस्पेक्ट टू अदर लिखा होगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी, है ना, ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी इटसेल्फ आल्सो। डू नॉट थिंक ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी मींस टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, नहीं, ऑक्सीडाइज अदर। ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी मतलब oxidize others with respect to other, everything is going to be explained with respect to other, ठीक है, राइट। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। हाँ या ना जल्दी बोल दो, यस नो, राइट। तो ये बस समझने के लिए है ना, इसका कोई मतलब नहीं है, राइट। इटसेल्फ में क्या हो रहा है, तो अगर ये रिड्यूसेस इटसेल्फ है, राइट, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, है ना। तो कहीं पे जैसे अगर मान लो लिखा है Fe3+, इट इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Fe2+, ठीक है। तो दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस वेक्टर इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स gained by one mole of one molecule of, है ना, one molecule of oxidizing agent, ठीक है। तो इसका वैलेंस वेक्टर कितना हो गया 1। ऐसे ही सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट, reduces other and oxidize itself। कहीं वैलेंस वेक्टर क्या हो जाएगा, वैलेंस वेक्टर इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, लॉस्ट बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, क्लियर है। गेन यहाँ पे, इसलिए गेन हो रहा है, यहाँ लॉस हो रहा है, ठीक है। जैसे एग्जांपल अगर कहीं पे लिखे हम Pb is going into Pb2 plus 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ बैलेंस वेक्टर कितना आ गया इसका 2, ठीक है। चलो अभी आगे चलते हैं। तो अभी ये बैलेंस वेक्टर आपको समझ में आ गया। अभी हम हमारे लिए जो काम की चीजें हैं वो है एसिड बेस, ताकि यहाँ मैंने सब बता दिया है, सॉल्ट, आयन, एटम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। हमारे लिए भी काम का होगा एसिड एंड बेस। तो बस अभी हमें ये पता चल गया बैलेंस फैक्टर क्या है, तो अब हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। अब देख लो, तो मैंने लिखा था H2SO4 plus 2 NaOH, sorry NaOH gives Na2SO4 plus 2H2। तो मुझे ये पता है बैलेंस, यहाँ पे इक्विवेलेंट क्या है, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, इक्विवेलेंट कितना होगा 1 1 1 1, है ना, ऐसे। तो इक्विवेलेंट अभी मुझे पता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 2 into number of moles, right? Sorry, balance vector into number of moles। तो मैं लिख सकता हूँ, है ना, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, बैलेंस वेक्टर से डिवाइड कर दो। तो मोल्स के लिए रेशियो क्या आ जाएगा, मोल्स इक्वल्स टू 1/2। इसका बैलेंस वेक्टर कितना है 2, इसके लिए इसका बैलेंस वेक्टर गया कितना है 1, OH का 1 ही है ना, समझ में आ रहा है। इसका बैलेंस वेक्टर कितना है Na2SO4 के लिए, सॉल्ट के लिए, तो ये हो जाएगा 2Na plus SO4 2 minus, तो टोटल चार्ज ड्यू टू कैटायन इज 2 प्लस और एनायन भी 2, है ना, 2 माइनस, तो बैलेंस वेक्टर हो गया 2। तो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो क्या हो गया 1/2, है ना। तो ये ऐसा रिलेशन बन गया, या फिर लिख सकते हो 2 1, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 2 1 आ गया ना, मोल्स का रेशियो, राइट। So you don't need to balance the reaction, still you can get the same ratio with the help of equivalent, ठीक है। फिर से देख लेते हैं क्या कहा, ये बोला हमने एक इक्विवेलेंट एक से रिएक्ट करेगा, और अभी आपको बताया था H2SO4 का बैलेंस वेक्टर 2 होता है,
तो अगर हम नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहें तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइड बाई वैलेंसी फैक्टर डाल देंगे। तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है, यहाँ पे लिख देते हैं वैलेंसी फैक्टर, लेट्स से 2, इसका 1, इसका 2, H2O को छोड़ दो अभी, ठीक है, क्योंकि H2O डजंट मैटर राइट नाउ। तो बैलेंस फैक्टर कितना होगा, 2 1 2। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, लेट्स से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना हो गया, राइट, तो दैट इज बैलेंस फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल्स। सो बैलेंस फैक्टर को डिवाइड कर दिया तो 1/2 1 1/2। अब हम क्या करें, इसका रेशियो ले लें, सिंपल रेशियो। तो क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 2 1। यही तो होता है रेशियो, मोल रेशियो, ठीक है। तो अब ये मोल से हमने इक्विवेलेंट वाला कॉन्सेप्ट समझा दिया और इक्विवेलेंट से मोल भी समझा दिया। तो आप चाहे क्वेश्चन इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से सॉल्व करो, चाहे मोल कॉन्सेप्ट से सॉल्व करो, आंसर सेम ही मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जरूरत कहाँ है इसकी, वो है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी इज कैपिटल N number of equivalent of solute, number of equivalent of solute in 1 liter solution। जैसे मोलैरिटी में क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन है। तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन in ml into 1000। This is the formula normality का। How we can relate with molarity? तो number of equivalent होता है valency factor into number of moles, यहाँ पे लिख देंगे divide by volume of solution into 1000। and we know कि number of moles divided by volume of solution into 1000 is molarity। तो hence क्या हो जाएगा, normality equals to valency factor into molarity। ठीक है। तो ये रिलेशन, ये आपका रिलेशन बन गया मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के बीच में। अब एक टर्म होता है इक्विवेलेंट वेट, जैसे मॉलिक्यूलर वेट, सॉरी मोलार वेट होता है ना, एक मोल का मास, तो 1 इक्विवेलेंट का मास क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट। टर्म है इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, और यू कैन से इक्विवेलेंट मास, कुछ भी लिख सकते हैं। मास ऑफ 1 इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मास ऑफ 1 इक्विवेलेंट। तो अब कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला जैसे हमने लिखा है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ये होता है, जैसे हमने नंबर ऑफ मोल्स लिखा है, नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास बाय मोलर मास। सिमिलरली number of equivalent is given mass divided by equivalent mass और equivalent weight, ठीक है। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज नथिंग बट बैलेंस वेक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल्स, है ना, which is equals to given mass divided by equivalent mass। तो नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है क्या होता है, बैलेंस फैक्टर, ये नंबर ऑफ मोल्स को लिख दिया, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास।
तो ये लिखा है गिवन मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास, गिवन मास से गिवन मास कट गया एंड हेंस, है ना, इक्विवेलेंट मास इक्वल्स टू, you can say equivalent weight equals to molar mass divided by valence factor. तो H2SO4 का इक्विवेलेंट मास कितना होगा? ठीक है, तो अगर आप मास रिलेशन लिखना चाहते हो तो आप लिख लोगे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से भी, one equivalent of NaOH reacts with one equivalent of H2SO4, right? वन इक्विवेलेंट का मास कितना है? 49 ग्राम। तो हम लिखेंगे 49 ग्राम विल रिएक्ट विद 40 ग्राम, है ना। यहाँ पे जैसे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट लिखा, इक्विवेलेंट मास निकाल लेंगे, हो जाएगा 49 ग्राम विल रिएक्ट विद 40 ग्राम NaOH, ठीक है। या फिर इसको 49 ग्राम को क्या लिख सकते हैं? हाफ मोल रिएक्ट विद 1 मोल NaOH। घुमा फिरा के सबसे एक ही बात निकल के आ रही है, बस फॉर्मूले पता होनी चाहिए, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन हर बार सेम में नहीं होगा, है ना। कॉन्सेप्ट है ना, उसमें कॉन्सेप्ट में कुछ चेंज नहीं है बहुत ज्यादा, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि ये रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, नॉर्मेलिटी क्या है, इक्विवेलेंट क्या है, राइट। अभी समझ में आया? इक्विवेलेंट थोड़ा 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 घुमा के है हालांकि, लेकिन इक्विवेलेंट थोड़ा ये समझ में आया कि भाई ये पैकेट पहले हमने ऐसे बैलेंस किया 1-1, फिर उसका फॉर्मूला बताया कि उसमें कितने केजी होंगे, तो वैलेंस फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो ये हो गया एंड ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड एवरीथिंग एल्स, छोटी मोटी चीजें जो भी नेमिंग वेमिंग ये सब। अब हम चलेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। तो अभी दे रहे हैं आपको 5 मिनट का ब्रेक, ब्रेक से आओ 1 घंटा और पढ़ाएंगे, ठीक है। 12:40 पे स्टार्ट करेंगे।